हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 6 वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। वैश्वीकरण का मतलब ये होता है कि पूरे विश्व को एक दूसरे के साथ जोड़ना, यानी कि पूरे विश्व के जो बाज़ार हैं उसको एक दूसरे के साथ जोड़ना। आज वैश्वीकरण है तो वैश्वीकरण में अगर हमें कोई चीज़ अमेरिका से ख़रीदना हो तो हम बहुत आसानी से ख़रीद सकते हैं और वहाँ से हम ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं कोई सामान को। लेकिन यही चीज़ मानिए कि आज से 200 साल पहले अमेरिका से कोई सामान ख़रीदना था तो इतना आसान था नहीं। आज छोटा मोटा भी सामान हम लोग ख़रीद सकते हैं अमेरिका से, और बहुत सारे शिपिंग कंपनियां हैं जिसके द्वारा हम ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं कोई भी सामान को। वैश्वीकरण का साधारण सा अर्थ है कि पूरे विश्व को एक साथ और एक बाजार के साथ जोड़ना, यही है वैश्वीकरण। अब देखिए, मॉल किसे कहते हैं या मॉल क्या है। आप लोग अगर कोई शहर में रहते हो तो मॉल को अच्छी तरह से जानते होंगे। गांव के भी बच्चे आजकल जानते हैं कि मॉल किसे कहते हैं, क्योंकि आजकल तो कौन नहीं जानता है, सबको जानता है। देखिए, ऐसे बाज़ार जिसमें एक ही छत के नीचे उपभोग की सारी वस्तुएं उपलब्ध हो उसे मॉल कहते हैं। आप लोग देखे होंगे कि मॉल में बहुत सारा दुकान होता है। कपड़ा का दुकान है, फिर उसमें जो खाने पीने का सामान का दुकान है, सब तरह का दुकान होता है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक दुकान होता है, सब कुछ होता है मॉल के नीचे। तो मॉल उसी को कहते हैं, एक ही छत के नीचे सारी चीज़ उपलब्ध हो जाए। अब वैश्वीकरण क्या है, तो विश्व के सभी देश को आपस में जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। देखिए, वैश्वीकरण से पूंजी, वस्तु तथा प्रौद्योगिकी का निर्बाध रूप से एक देश से दूसरे देश में प्रवाह होते रहता है। अब देखिए, वैश्वीकरण जो है सो निजीकरण और उदारीकरण की नीति का ही परिणाम है। निजीकरण और उदारीकरण के कारण ही वैश्वीकरण का जन्म हुआ। अब निजीकरण क्या है, सरकारी कंपनी को निजी हाथों में देना निजीकरण कहलाता है। अब जैसे कि कोई सरकारी कंपनी है तो उसको क्या करते हैं ना कि 20% शेयर किसी प्राइवेट कंपनी को दे देते हैं। तो क्या हो गया, उसको कहेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिपिंग, यानी कि उसमें प्राइवेट कंपनी का भी शेयर होगा और निजी कंपनी का भी शेयर होगा। लेकिन क्या होता है ना कभी कभी कि कोई सरकारी कंपनी है उसको पूरी तरीक़े से कोई बेच दिया तो किसी पर्सनल आदमी के हाथ में चला गया तो पूर्ण रूप से वो निजीकरण हो गया। अब हम लोग देखेंगे उदारीकरण। सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रण तथा प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना ही उदारीकरण कहलाता है। तो भारत में उदारीकरण 1991 में शुरू हुआ था। याद रखिएगा, भारत में उदारीकरण कब, तो 1991 ईस्वी में। अब देखिए, वैश्वीकरण के अंग, तो वैश्वीकरण के 5 अंग हैं। व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी, पूंजी का निर्बाध प्रवाह, प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह, श्रम का निर्बाध प्रवाह और पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता। देखिए, प्रौद्योगिकी मतलब होता है टेक्नोलॉजी, ठीक। अब हम लोग देखते हैं वैश्विक गांव, ऐसा आवासीय स्थान जहां विभिन्न देशों के विभिन्न विचारों और विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के सभी लोग को रहने की व्यवस्था की जाती है, उसे वैश्वीकरण गांव कहा जाता है। अब देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो एक से अधिक उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। देखिए, याद रखिएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, तो वैसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व यानी कि मालिक का हक रखती है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। जैसे फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोको कोला, नोकिया, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स इत्यादि। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर करती है और उसका जो सेल होता है ना, ये बेचता भी है, पूरे सब देशों में बेचता है वो। अब देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी के उत्पादन कार्य का तरीका, तो स्थानीय कंपनी को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार यानी कि उत्पादन में बढ़ावा देना। बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा माल के उत्पादन के लिए छोटे छोटे उत्पादक का सहारा लिया जाता है। जैसे कि कोई कंपनी है ना, गाड़ी बना रहा है
तो सब जो कंपनी गाड़ी बना रहा है क्या करता है ना कि इंजन बनाता है या कोई बॉडी बनाता है या कोई इसका ग्लास वगैरह बनाता है, तो छोटे छोटे कंपनियों को देता है कि ये सामान तुम बनाओ, ये सामान तुम बनाओ, ये सामान तुम बनाओ। और सब कंपनियाँ जब सामान बना कर उसको देता है तो क्या करता है ना कि सिर्फ उसको असेंबलिंग लाइन में असेंबल कर देता है। ठीक, देखिए निवेश क्या है, तब परिसंपत्तियों की खरीदी में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। यानी कि जो संपत्ति को खरीदने में जो सामान को, जो पैसा को हम खर्च करते हैं, जैसे कि हमको मान चलिए 5 कट्ठा खेत खरीदना है, तो 5 कट्ठा ज़मीन खरीदने में हम जो पैसा जैसे 10 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो क्या हो गया, वो निवेश हो गया। आज हो सकता है कुछ ज़मीन का कीमत 10 लाख रुपया है, 4 साल के बाद हो जाएगा वो 20 लाख रुपया, तो हमें फ़ायदा का कितना का हुआ, तो 10 लाख रुपये का फ़ायदा हुआ ना निवेश करने में। अब देखिए निवेश किस चीज़ में होता था, भूमि में होता है, भवन में, मशीन में या अन्य उपकरण की खरीद पर होता है। अब इसे देखिए मशीन या उपकरण का खरीद कौन करेगा, तो जो फैक्ट्री में निवेश कर रहा है वो करेगा। विदेशी निवेश, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं, विदेशी निवेश कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने वाले कारक क्या क्या हैं। तो देखिए वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने वाले देखिए 2 कारक हैं, प्रौद्योगिकी में प्रगति, अब विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। अब देखिए व्यापार अवरोध, विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करने के लिए सरकार द्वारा विदेशी वस्तु पर कुछ प्रतिबंध लगाता है, जिसे व्यापार अवरोधक कहा जाता है। जैसे कि अब मान कर चलिए कि भारत में चीन से बहुत मात्रा में इलेक्ट्रिक सामान आता है, तो क्या होता है ना कि भारत में चीन से अगर ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिक सामान आएगा तो क्या हो रहा है, और सस्ता होता है सामान, वहाँ के खिलौना इलेक्ट्रिक सामान, जिसके कारण क्या होता है कि भारतीय व्यापारियों को बहुत नुकसान होता है। तो भारत सरकार क्या करती है ना कि चीनी सामान पर ना एक तरह का टैक्स लगा देती है, एक्स्ट्रा टैक्स, तो जिसके कारण क्या होता है, उसको कहते हैं व्यापार अवरोधक कहा जाता है। और उसको टैक्स लगाने से वहाँ का सामान महंगा हो जाएगा चीन का, और भारतीय व्यापार क्या करेंगे कि सर्वाइव कर पाएंगे। अब देखिए विश्व व्यापार संगठन WTO, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों का निर्धारण करता है। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। अब विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ, तो 1995 ईस्वी में। और एक क्वेश्चन और है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है। अब विश्व व्यापार संगठन में 149 सदस्य देश हैं। अब देखिए वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क। अब देखिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना वैश्वीकरण में का पक्ष में जो तर्क है सो है प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि, यानी कंपटीशन बढ़ेगा, नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग में सहायक, अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति और नई बाजार तक पहुंच, उत्पादन तथा उत्पादकता का स्तर को उन्नत करना, बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में सुधार और मानवीय पूंजी की क्षमता में विकास। यही सब है वैश्वीकरण का फायदा। अब अगला सवाल है बिहार में वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव क्या क्या रहा। तो कृषि उत्पाद में वृद्धि हुई, निर्यात में वृद्धि, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की प्राप्ति, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू में क्या उत्पादकता हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुआ। अब बिहार में वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, ये देख रहा है अब आपको। तो देखिए नकारात्मक प्रभाव यह हुआ कि कृषि आधारित उद्योगों की अपेक्षा हुआ, ठीक, कुटीर एवं लघु उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। अभी कारण था कि जैसे कि बाहर से आकर सस्ता माल सामान आ रहा है और बढ़िया आ रहा, बड़े बड़े कंपनियों से बन करके, यहाँ का क्या है कि सस्ता महंगा सामान कौन खरीदेगा। रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ा। आधारभूत संरचना के कम विकास के कारण कम निवेश तथा नई आर्थिक नीति 1991 ईस्वी में भारत में आर्थिक सुधार के लिए एक नीति लाया गया, जिसे नई आर्थिक नीति कहा जाता है। नई आर्थिक नीति उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण नीति पर आधारित है, इसीलिए इसे LPG भी कहते हैं।
अब देखिए, आर्थिक सुधारों एवं नई आर्थिक नीति का उद्देश्य निम्नलिखित है। क्या क्या उद्देश्य है तो देखते हैं। उत्पादन इकाइयों की कार्यकुशलता एवं उत्पादकता स्तर में सुधार लाना, उत्पादन इकाइयों की प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाने यानी कंपटीशन बढ़ाना, भूतकाल की तुलना में विदेशी विनियोग एवं तकनीकी का अधिक से अधिक उपयोग करना, आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना। ये सब है नई आर्थिक नीति का उद्देश्य। अब देखिए, आर्थिक विकास के लिए विश्वव्यापी संसाधनों का प्रयोग करना, वित्तीय क्षेत्र में सुधार लाना तथा इसे आधुनिक क्षेत्र बनाना ताकि यह अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों को प्रभावशाली ढंग से पूरा कर सके। सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य संपादन में सुधार लाना तथा उसके क्षेत्र को अधिक युक्ति संगत बनाना। अब देखिए, दिया हुआ है आम आदमी। समाज के ऐसे वर्ग समूह जो मध्यम या निम्न श्रेणी के लोग होते हैं, जो सामान्यतः उपभोग की सुविधा से वंचित होते हैं, जो किसी तरीक़ा से अपना जीविका का निर्वाह करते हैं, उसे आम आदमी कहा जाता है। देश में 85% जनसंख्या है आम आदमी का है। ये आंकड़ा 2009 से 10 का है। अब देखिए, सवाल है आम आदमी पर वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव। तो देखिए, उपयोग के आधुनिक संसाधनों का उपलब्धता, यानी कि मान के चलिए कि भारत में कोई फ्रिज बनता है वो लो क्वालिटी का है और कोई जापान में फ्रिज बन रहा है वो अच्छा क्वालिटी का है, तो क्या होगा कि जापान का भी फ्रिज हम खरीद सकते हैं वैश्वीकरण के कारण, वहाँ का भी सामान भारत में मिल जाएगा। तो ये हो गया कि आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता, रोजगार की बढ़ी हुई संभावना, आधुनिकतम तकनीकी की उपलब्धता। आधुनिक तकनीक मिला ना कि हमें जापान को उच्च क्वालिटी का फ्रिज मिला। अब तो भारत में भी उच्च क्वालिटी का सब सामान मिलने लगा, पहले नहीं था 2000 की ईस्वी में। अब तो बहुत कुछ सुधार हो चुका है, यहाँ के इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत सुधार हुआ है। अब है कि आम आदमी पर वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव। अब देखिए, सामान्य कम और कुशल लोगों को बेरोजगारी बढ़ने की आशंका हो गया। यानी कि जो वैश्वीकरण में क्या होगा कि आपको अगर तकनीकी जानकारी कम है तो आप सर्वाइव नहीं कर पाइएगा, क्योंकि अब अच्छा टेक्नोलॉजी का सामान मिल रहा है मार्केट में, अच्छा चीज़ें मिल रहा है। अब आपके पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है तो आपका सामान कौन खरीदेगा। उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतियोगिता, श्रम संगठनों पर बुरा प्रभाव पड़ा। मध्यम एवं छोटे उत्पादकों की कठिनाई, क्योंकि वो नई नई टेक्नोलॉजी तुरंत अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं मध्यम और छोटे उत्पादक, क्योंकि उसमें पूंजी निवेश ज़्यादा होता है अच्छे टेक्नोलॉजी के लिए। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों का संकट। अब हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखिए, सवाल है निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। तो राष्ट्रीयकरण नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो टाटा मोटर्स, फोर्ड मोटर्स, कोको कोला, पतंजलि सब बहुराष्ट्रीय कंपनी है, क्योंकि ये एक से अधिक देशों में अपना कारोबार कर रही है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। तो विश्व अर्थव्यवस्था में से समन्वय। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो जिनेवा में। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। देखिए, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो 5 हैं। नई आर्थिक नीति से किसे सम्मिलित किया गया है। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया। तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। निम्न में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। तो टाटा स्वदेशी है। अब आगे का सवाल है WTO यानी विश्व व्यापार संगठन या फिर इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1995 में। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो टाटा मोटर्स, सैमसंग और कोका कोला सब बहुराष्ट्रीय हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाली संस्था कौन सी नियमों को निर्धारित करता है। तो विश्व बैंक, IMF, UNO इत्यादि, यही सब है। UNO मतलब देखिए, UNO है ना, UNO का ही एक अंग है WTO। जैसे कि UNO का अंग है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरीक़े से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी विश्व UNO का ही अंग है। अब देखिए, वैश्वीकरण के फल से वैश्वीकरण को कहा जाता था भूमंडलीकरण। इतिहास में आपको पढ़ना भी है कि भूमंडलीकरण क्या है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के बीच उत्पादकों के प्रतिस्पर्धा तो बढ़ जाएगी, कंपटीशन बढ़ेगा उत्पादकों का। वैश्वीकरण की
प्रमुख विशेषता या उद्देश्य क्या है? तो वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, पूंजी का मुक्त प्रवाह, प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह, यानी कि आसानी से कोई अच्छा वस्तु दूसरे देशों में भी बिके। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के एकीकरण को कहते हैं तो वैश्वीकरण कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन में वर्तमान सदस्यों की संख्या पहले 149 था, फिर हो गया 164, इस बार तो और बढ़ गया होगा। व्यापार पूंजी, तकनीकी एवं सूचनाओं के प्रवाह से प्रोत्साहन मिलता है तो वैश्वीकरण का मिलता है प्रोत्साहन। अब देखिए, जब एक विशालकाय भवन को बाजार के रूप में बदला जाता तो वह क्या कहलाता था? शॉपिंग मॉल, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हर तरह का सामान मिलता है आपको। उदारीकरण का क्या अर्थ है? तात्पर्य है, क्या अर्थ है? तो देखिए, अर्थव्यवस्था के आर्थिक नियंत्रणों को समाप्त करना। इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी? टाटा मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, ये सब तो बहुराष्ट्रीय कंपनी है ही। देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका क्या है? तो देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा दूसरे देशों का निवेश करने का सबसे सामान्य तरीका क्या है? नए कारखाने की स्थापना करना, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, और या फिर स्थानीय कंपनियों में साझेदारी करना, यानी कि उनमें कुछ पूंजी का निवेश करना, उसका शेयर को खरीद लेना। पार्ले ग्रुप का थम्स अप नामक ब्रांड किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा? तो कोका कोला ने। इनमें कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो डाबर है। पतंजलि भी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी में से आता है। निजीकरण का क्या तात्पर्य है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग को निजी हाथों में स्थानांतरित करना क्या है? निजीकरण कहलाता है। यानी सरकारी कंपनी को किसी निजी हाथों में बेच देना निजीकरण कहलाता है। अब देखिए, वैश्विक गांव किस युग की अवधारणा? तो आधुनिक युग का अवधारणा है। इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी? टाटा है। देखिए, आपका बुक में दिया हुआ होगा 4 ऑप्शन, उसमें से एक होगा। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो 1991 में। हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र था? बेंगलुरु है। अब देखिए आगे क्वेश्चन, पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व है तो अमेरिका का कहा है कि दुनिया का सबसे नंबर 1 है अर्थव्यवस्था के नाम पर। अमेरिका से पहले किस देश की पूरी दुनिया पर राजनीतिक और आर्थिक वर्चस्व बना हुआ था? तो ब्रिटेन का था। वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया? तो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में। अब आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में आधार संरचना के कारण वैश्वीकरण का प्रभाव कम है? तो बिहार में। एलपीजी का अर्थ क्या होता था? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। बोलो। आम आदमी कहलाएंगे क्या? लाभ लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? ये 2014, 17, 18, 21 और का फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग दोनों में दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यही सवाल अगर इतिहास में पढ़ेंगे तो उसका सवाल होगा कि भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? विश्व के सभी देशों को आपस में जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण से पूंजी, वस्तु तथा प्रौद्योगिकी का निर्बाध रूप से एक देश से दूसरे देश में प्रवाह होता है। वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण की नीति का ही परिणाम है। वैश्वीकरण किस चीज़ का नीति का परिणाम है? तो निजीकरण और उदारीकरण का नीति का परिणाम वैश्वीकरण है। अब अगला सवाल है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं? 2015, 18, 20 और 22 में पूछा गया। जो कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती है, ठीक, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। जैसे फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोका कोला, नोकिया, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, ये सब क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी में से एक हैं। अब अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन क्या है? यह कब और क्यों स्थापित किया गया? ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। या फिर इसके एक और क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व व्यापार संगठन के विषय में संक्षिप्त में बताइए। तो 2023 में। देखिए, क्वेश्चन भले ही अलग अलग है लेकिन उसका मतलब एक ही है, उसका आंसर भी एक ही है। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में की गई थी। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों का निर्धारित करता है और विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। तथा विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है, इसमें नहीं दिया हुआ लेकिन याद रखिएगा, जिनेवा में है, ठीक। भारत में सन 1991
के आर्थिक सुधारों को से आप क्या समझते हैं? देखिए 1991 ईस्वी में भारत में आर्थिक सुधार के लिए एक नीति अपनाया गया जिसे नई आर्थिक नीति कहा जाता है। नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की नीति पर आधारित है, इसीलिए इसे एलपीजी का भी नीति कहा जाता है। अब देखिए एलपीजी का मतलब होता क्या है। तो देखिए उदारीकरण तो देखिए लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है? उदारीकरण। फिर निजीकरण हो गया तो प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण। अब जिससे ग्लोबलाइजेशन हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? वैश्वीकरण हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि निजीकरण को परिभाषित करें। 2014 और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना ही उदारीकरण कहलाता है। निजीकरण से आप क्या समझते हैं? 2012 और 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। सरकारी कंपनी को निजी हाथों में देना ही निजीकरण कहलाता है। अब देखिए बिहार में वैश्वीकरण के कोई 2 नकारात्मक प्रभाव बताएं। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए बिहार में वैश्वीकरण के 2 नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित हैं। कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों की अपेक्षा होना, यानी कि वो बर्बाद हो गया पूरी तरह से। कुटीर एवं लघु उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ा, यानी कुटीर और लघु उद्योग भी क्या हो गया? बर्बाद हो गया। वैश्वीकरण के कारण उसकी स्थिति अच्छी नहीं रही। अब आगे का सवाल है आर्थिक सुधारों या नई आर्थिक नीति की 3 विशेषताएं क्या अथवा 1991 के आर्थिक सुधारों को वर्णन करें। तो देखिए नई आर्थिक नीति की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला विशेषता क्या है? देखिए उत्पादन इकाइयों की कार्यकुशलता एवं उत्पादकता स्तर में सुधार लाना। उत्पादन इकाइयों की प्रतियोगिता क्षमता को बढ़ाना, यानी कंपटीशन को बढ़ा देना। विदेशी विनियोग एवं तकनीकी का अधिक से अधिक उपयोग करना, यानी विदेशी टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना और देश में नई नई टेक्नोलॉजी को विकसित करना। अब देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किसी देश में अपने उत्पादन इकाई लगाने के निर्णय पर किन बातों पर प्रभाव पड़ता है? तो देखिए एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किसी देश में अपनी उत्पादन इकाई लगाने के निर्णय पर निम्नलिखित बातों पर प्रभाव पड़ता है। पहला है सस्ता श्रम, यानी कि श्रमिक अगर सस्ता मिलेगा, मजदूर सस्ता मिलेगा तो क्या होगा? उत्पादन सस्ता होगा तो उसे हर कोई खरीदेगा। देखिए कोई भी कंपनी को उत्पादन के लिए सस्ते श्रमिक की ज़रूरत होती है, इसलिए जिस देश में सस्ते श्रमिक उपलब्ध होते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी वहाँ पर अपना उत्पादन इकाई लगाना चाहता है। दूसरा कच्चा माल, यानी कच्चा माल का या सस्ता या कच्चा माल का उपलब्धता होना। अब देखिए कोई भी कंपनी को उत्पादन के लिए सस्ते कच्चा माल की ज़रूरत होती है। अब देखिए अगर सस्ता और कच्चा माल रहेगा तो उससे बना हुआ माल भी सस्ता होगा। तो इसीलिए जिस देश में सस्ते कच्चे माल उपलब्ध हैं वहीं पर बहुराष्ट्रीय कंपनी अपना उत्पादन इकाई लगाना चाहती है। तीसरा प्रौद्योगिकी की उपलब्धता। कोई भी कंपनी को उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी की ज़रूरत होती है, इसलिए जिस देश में प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो वहीं बहुराष्ट्रीय कंपनी अपना उत्पादन इकाई लगाती है। प्रौद्योगिकी का मतलब हो गया टेक्नोलॉजी से। अब देखिए वैश्वीकरण का बिहार पर पड़े प्रभाव को बताएं, अथवा 2 तरह का क्वेश्चन है या फिर इसको इस तरीक़े से बिहार के आर्थिक व्यवस्था पर वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव का वर्णन करें। ये क्वेश्चन 2013, 2015 और 2019 में पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित है। कृषि उत्पादन में वृद्धि। वैश्वीकरण के बाद बिहार में क्या हुआ? कृषि उत्पादन का उल्लेखनीय वृद्धि, यानी बहुत अधिक वृद्धि हुई है। देखिए निर्यात में वृद्धि हुआ। वैश्वीकरण के फलस्वरूप बिहार से किए गए निर्यात में वृद्धि। आज जैसे वैश्वीकरण है तो देखिए उसके कारण क्या होता है कि बिहार से मखाना या लीची दूसरे देशों में जाता है, आम भी दूसरे देशों में निर्यात होता है। तीसरा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो देखिए वैश्वीकरण में प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग की प्राप्ति। वैश्वीकरण के फलस्वरूप बिहार में विदेशी विनियोग हुआ, इससे विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के लिए काफ़ी दिलचस्पी दिखाई गई। अगला पॉइंट है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि। तो वैश्वीकरण के फलस्वरूप चालू मूल्यों पर बिहार के शुद्ध घरेलू उत्पादन
तथा प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है। 5वां है वैश्वीकरण उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता। तो वैश्वीकरण के कारण बिहार के बिहार राज्य के बाज़ारों में विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता हो गई है। यानी कि आज हम विदेशी कंपनी का कार या विदेशी कंपनी का टीवी, मोबाइल या फिर फ्रिज वगैरह कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, तो ये वैश्वीकरण के कारण ही उपलब्ध है। अब देखिए, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। वैश्वीकरण के फलस्वरूप रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुआ ना। तो किसके चलते हुआ? तो वैश्वीकरण के कारण ही हुआ। देखिए, थोड़ा सा हम क्या किया ना कि यहाँ पर ना हम थोड़ा सा हाईलाइटेड नहीं कर पाए थे, तो देखिए हाईलाइट कर दे रहे हैं। देखिए, वैश्वीकरण के फलस्वरूप रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त लोगों के लिए विदेशों तथा देश के अन्य भागों में रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध हुए हैं। अब आगे है बहुराष्ट्रीय बैंक तथा बीमा कंपनियों का आगमन। वैश्वीकरण के प्रभाव यह है कि बिहार में बहुराष्ट्रीय बैंक जैसे HSBC बैंक आदि का आगमन हुआ। HSBC कौन बैंक है ये तो नहीं हम जानते, लेकिन HDFC तो है, ये विदेशी बैंक है। कौन सा बैंक है? विदेशी बैंक। HSBC नहीं, HDFC। HDFC। बिहार में बहुराष्ट्रीय बीमा कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर संयुक्त कंपनी के रूप में बाजार में उतर रही है, जैसे कि बजाज, एलियांज, बिरला, सन लाइफ, टाटा, AIG, अबीवा इत्यादि। अब देखते हैं बिहार में वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव, जो कि निम्नलिखित है। अभी तो सकारात्मक बताया था, अब नकारात्मक देखना है। देखिए, कृषि आधारित उद्योग की अपेक्षा बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। अब नकारात्मक प्रभाव में क्या पड़ा, से देखिए, कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग की अपेक्षा हुआ तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पे बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे काफ़ी कम हैं और राज्य में कृषि पर किया गया निवेश संतोषजनक नहीं है। दूसरा है कुटीर एवं लघु उद्योग के विपरीत प्रभाव। देखिए, बिहार में बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे तो कम है, लेकिन यहाँ कुटीर और लघु उद्योग ज़्यादा है। तो वैश्वीकरण के कारण छोटे पैमाने के उद्योग जैसे कुटीर और हस्तशिल्प उद्योग के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। तीसरा है रोजगार पर विपरीत प्रभाव। तो देखिए क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निर्मित वस्तुओं को आने से बिहार में उद्योग की बहुत सारी इकाइयाँ बंद हो गई, जिसके कारण बहुत सारे श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। अब अगला देखिए, इसमें क्या है, चौथा नंबर पर आधारभूत संरचना के कम विकास के कारण कम निवेश। देखिए, बिहार में पूंजी का निवेश उतना नहीं हुआ जितना कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप देश के अन्य राज्यों में हुआ, जिसका कारण है कि बिहार में आधारभूत संरचना की कमी। यहाँ पर सड़क, बिजली या विश्व स्तरीय होटल और हवाई अड्डा की कमी। अब जैसे कोई आदमी अगर फैक्ट्री लगाएगा तो उसके लिए माल लाने के लिए क्या चाहिए, सड़क चाहिए या फिर रेलवे से चाहिए तब ना, या फिर माल यहाँ जो बना हुआ उसको दूसरे जगह ले जाएगा। बिजली उपलब्ध रहेगा तब ना फैक्ट्री चलेगा, तो यहाँ पर बिजली भी नहीं है। तीसरा है कि प्रशासन का अच्छा व्यवस्था नहीं था बिहार। ये आज भी पूरा दुनिया जानता है कि बिहार का जो 90 का दशक था उसमें प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत बुरा स्थिति रहा बिहार में। और हर कोई जानता होगा, कोई अपने बुजुर्ग से पूछिएगा कि बिहार में ना 1990 से 2000 तक ना कोई रात में निकलता नहीं था 7 बजे 6 बजे के बाद। 6 बजे सबके घर में गांव में दरवाज़ा लग जाता था। और यहाँ पर एक उद्योग बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ, उसे कहते हैं अपहरण का उद्योग, यानी कोई भी किसी को अपहरण करके लेके चला जाता था। और उसका 2 कारण था, प्रशासन अच्छा नहीं था, लोग आपस में झगड़ते थे और आपस में झगड़ करके एक दूसरे के प्रति हिंसा करते थे। अब आपका अगला सवाल है, भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दीजिए अथवा भारत में वैश्वीकरण का वर्णन कीजिए। 2014 और 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में निम्नलिखित तर्क हैं। पहला क्या है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रोत्साहन।
वैश्वीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन होगा, जिससे भारत जैसे विकासशील देश अपने विकास के लिए पूंजी प्राप्त कर सकेंगे। देखिए दूसरा है प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि। वैश्वीकरण की नीति के फलस्वरूप भारत जैसे विकासशील देश में प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि होगा, यानी कंपटीशन बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था का त्वरित विकास हो सकेगा। तीसरा है क्या, नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग में क्या होगा ना कि सहायक वैश्वीकरण से भारत जैसे विकासशील देशों में विकसित देशों द्वारा तैयार की गई नई प्रौद्योगिकी का उपयोग में सहायता प्रदान करता है, जैसे कि नई टेक्नोलॉजी जो है सो विकसित देशों से हमारे देश में आएगा। चौथा, अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति। वैश्वीकरण से भारत जैसे विकासशील देशों में को अच्छी गुणवत्ता की उपभोक्ता वस्तुओं को सापेक्षता कम कीमत पर प्राप्त करने का योग बनता है। यानी कि अब मान के चलिए कि आपको हम कहे थे कि हाँ भारत में जो फ्रिज बनता है वो अच्छा क्वालिटी का नहीं है, दूसरे देश में अच्छा क्वालिटी का फ्रिज बनता है, तो भारत का भी फ्रिज भारत में बिक रहा है और अच्छे क्वालिटी का दूसरे देश का भी फ्रिज बिक रहा है। आपको कौन खरीदना सो आप पर निर्भर करता है। अब आगे का सवाल, नए बाजार तक पहुँचे। वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारत जैसे विकसित देश के लिए दुनिया के बाजारों तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त हुआ, यानी कि भारत भी अपने देश में बनाए गए सामान को अदर देशों में बेच रहा है। उत्पादन के स्तर को उन्नत करना। वैश्वीकरण द्वारा उन्नत मशीन तथा तकनीकी का प्रयोग से उत्पादन का स्तर को उठाना है। अब अगला सवाल है, बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में सुधार। वैश्वीकरण के फलस्वरूप अन्य देशों के संपर्क में आने से बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्रों में कुशलता में सुधार होगा। मानवीय पूंजी की क्षमता को विकास, शिक्षा तथा कौशल प्रशिक्षण वैश्वीकरण के प्रमुख घटक हैं। इसके मानवीय विकास को बढ़ावा मिलता है। अब आपका अगला सवाल है, वैश्वीकरण का आम आदमी पर पड़े प्रभाव का चर्चा करें, अथवा भारत में सामान्य व्यक्ति पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। 2012 और 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए आम आदमी पर वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव देखिए निम्नलिखित है। देखिए उपयोग के आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता, यानी वैश्वीकरण के कारण दुनिया के सभी देश के उच्चतम उत्पादन लोगों को उपयोग के लिए उपलब्ध हो गए, यानी कि विदेशों का बढ़िया जो टेक्नोलॉजी है तो भारत में भी उपयोग करने के लिए उपलब्ध है। जैसे कि बाहर से अगर अच्छा कोई कार की कंपनी है, विदेश में बहुत बढ़िया उसका टेक्नोलॉजी है, तो इसको हम भारत में खरीद सकते हैं। इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं। आधुनिक तकनीकी का उपलब्धता का मतलब क्या है। वैश्वीकरण के कारण विश्व के विकसित देशों को आधुनिक तकनीकी अन्य विकासशील देशों में आसानी से उपलब्ध होने लगा है। अब जैसे कि एप्पल का मोबाइल लेना है तो हम कहाँ से लेंगे, अमेरिका का कंपनी है। आप सैमसंग का मोबाइल लेना है तो कहाँ का है, तो कोरिया का, साउथ कोरिया कंपनी है। ठीक, तो इससे क्या हमें वैश्वीकरण के कारण अच्छे सामान उपलब्ध है कि नहीं है, या फिर हमें यहाँ का कोई अच्छा टेक्नोलॉजी है उसे दूसरे देशों में सस्ता है तो बेचेंगे तो वो भी आदमी खरीदेगा, आसानी से अगले देश वालों को भी मिल जाएगा। अब देखिए वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव क्या है। तो सामान्य कम कुशल लोगों को बेरोजगारी बढ़ने की आशंका है। देखिए वैश्वीकरण के कारण आधुनिक संयंत्रों से मशीनरी उत्पादन को बढ़ावा मिला है, जिसके कारण समाज के अधिकतम श्रम शक्ति को अर्धकुशल या अकुशल हैं ऐसे लोग बेरोजगारी के बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। कहा कि अगर वैश्वीकरण होगा तो अच्छे जानकारी वाले लोग या कुशल लोग चाहिए, क्योंकि अच्छी टेक्नोलॉजी रहेगी तो आप कुशल लोग क्या होंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। अब देखिए क्या हुआ, उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतियोगिता। वैश्वीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनी के आने से देश के अंदर उत्पादकों को विदेशी वस्तुओं से प्रतियोगिता करनी पड़ रही है, यानी कि विदेशी वस्तुओं से अच्छे क्वालिटी का है, यहाँ के भी जो कंपनियां हैं उन्हें भी अच्छे क्वालिटी के सामान बनाने पड़ रहे हैं। अब देखिए तीसरा क्या है, श्रम संगठनों पर बुरा प्रभाव। यह हाईलाइट नहीं किए तो कर दे रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ, वैश्वीकरण के कारण श्रम कानूनों को लचीलापन आया है, जिससे श्रमिक संगठन भी कमज़ोर हो गया। इसका कारण है कि कोई भी अगर कंपनी आपको पास बैठाएगा, आपके देश में लगाएगा, अब आप रोज़ हड़ताल कीजिएगा तो फ़ायदा क्या होगा, वो फिर नुकसान ना हो जाएगा। देखिए मध्यम एवं छोटे उत्पादकों की कठिनाइयाँ चौथा में। तो वैश्वीकरण के कारण
मध्यम एवं छोटे उत्पादकों के लिए अपने उत्पाद को सक्षम बनाए रखने में अनेक कठिनाइयाँ होने लगी है, क्योंकि उन्हें क्या करना चाहिए, नए नए टेक्नोलॉजी चाहिए और नए टेक्नोलॉजी के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का संकट। वैश्वीकरण के कारण अब देश और विदेश के बड़े बड़े पूंजीपति फार्म हाउस बनाने लगे। इससे गांव के मध्यम व छोटे श्रेणी के किसानों के लिए अनेक प्रकार के संकट उत्पन्न हो गए हैं। अब आपका अंतिम क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के घटकों को विस्तार से लिखिए। देखिए, वैश्वीकरण के 5 मुख्य निम्नलिखित अंग हैं। देखिए, व्यापार, व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी। तो व्यापार अवरोधकों को कम करना ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं को बेरोक टोक आदान प्रदान हो सके। इसका अभिप्राय यह हुआ कि विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार में अपनी वस्तुएं तथा सेवाएं मुक्त रूप से बेच सकती है और इस प्रकार भारतीय कंपनियां विदेशों में अपनी वस्तुएं एवं सेवाओं को बेच सकती है। दूसरा है पूंजी का निर्बाध प्रवाह। ऐसा वातावरण कायम करना जिससे विभिन्न देशों में पूंजी का प्रवाह स्वतंत्र रूप से हो सके। इसका अर्थ यह हुआ कि विदेशी पूंजीपति अब भारत में निवेश कर सकते हैं और भारतीय पूंजीपति विदेश में निवेश कर सकते हैं। यानी कि विदेशी लोग भारत में फैक्ट्री लगा सकते हैं, हम लोग विदेश में भी फैक्ट्री लगा सकते हैं। अब अगला है औद्योगिकी निर्बाध प्रवाह। प्रौद्योगिकी निर्बाध प्रवाह। ऐसा वातावरण कायम करना जिससे प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का निर्बाध प्रवाह यानी कि लेन देन हो, बिना बाधा के प्रवाह हो सके। इसका मतलब यह है कि हम बिना किसी प्रतिबंध के किसी भी देश से प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी आयात कर सकते हैं, यानी मशीनरी आयात कर सकते हैं। अब अगला श्रम का निर्बाध प्रवाह। ऐसा वातावरण कायम करना कि विभिन्न देशों के श्रम का निर्बाध प्रवाह हो सके, यानी कि कोई भी देश कहीं भी जाकर के काम कर सके। पूंजी का पूर्ण परिवर्तनशील। पूंजी का पूर्ण परिवर्तनशील भी वैश्वीकरण का आवश्यक अवयव है। आज ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम आगे आपको आने वाला कुछ समय में आप लोगों के लिए हम मैथ का भी क्लास लाने वाले हैं NCERT बुक से।